हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 9 फ्रिक्शन। तो आज की इस वीडियो से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है फ्रिक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ कार और अ ट्रक slowing down the vehicle at a traffic signal. You too slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. Have you ever thought why a vehicle slow down when brakes are applied? Not only vehicles, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. Finally, it stops. Have you not seen a moving ball on the ground stopping after some time? Why do we slip when we step on a banana peel? Why is it difficult to walk on a smooth and wet floor? तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई ड्राइवर कार का या ट्रक का जब गाड़ियों को स्लो करता है तो क्या वो ब्रेक अप्लाई करता है, और आप लोग भी क्या अपनी बाईसाइकिल को जब रोकते हैं तो क्या ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, गाड़ी रुकती कैसे है? और ये जो व्हीकल्स है इसमें ऐसा खाली व्हीकल्स नहीं, कोई सा भी ऑब्जेक्ट होगा वो भी क्या जब स्लो डाउन होना होगा तो उसमें कोई सा भी उसमें एक नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स उसमें कोई अप्लाइड नहीं होता और तभी वो क्या अचानक से रुक जाता है। क्या आपने कभी एक मूविंग बॉल को देखा है जो कि ग्राउंड में चलते चलते स्टॉप हो जाती है कुछ टाइम? क्या ऐसा क्यों होता है कि जब हम लोग किसी बनाना के केले के छिलके में पैर रखते हैं तो हम लोग फिसल जाते हैं? और ऐसा क्यों होता है कि जो फ्लोर होती है जो कि गीली हो जाती है या स्मूथ होती है उसमें चलना मुश्किल क्यों होता है? ये कभी आप लोगों ने सोचा है? यू विल फाइंड द आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. You saw that if you apply the force along the left, friction acts only the right. If you apply the force along the right, the friction acts along the left direction. In both cases, the force oppose the motion of the book. The force of friction always oppose the applied force. In the above activity, the force of friction acts between the surface of the book and the surface of the table. Is the friction the same for all the surface? Does it depend on the smoothness of the surfaces? Let us find out. तो क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप एक यहाँ एग्जांपल के लिए एक टेबल है और एक बुक है, ठीक है। तो अगर आप बुक को पीछे से पुश करेंगे तो वो बुक आगे को जाएगी, और अगर आप उसको आगे से पुश करेंगे तो वो क्या पीछे को आएगी। और फिर आने के बाद वो अचानक से रुक क्यों जाती है? क्योंकि जो अगर आप एक टेबल में देखेंगे, आप एक टेबल पे देखिए, ये जो टेबल फर्स्ट वाली पिक्चर, उसमें क्या है कि बुक को राइट साइड पुल करा जा रहा है, तो वो जो हमारी टेबल है उसको लेफ्ट साइड की तरफ पुश करेगी, तभी वो क्या हमारा जो बुक है वो रुक जाएगी। और सेकंड वाली बी पिक्चर में जो हमारी बुक है उसको लेफ्ट साइड को पुश करा जा रहा है, तो जो हमारी टेबल है वो उसको राइट साइड को पुश करेगी और हमारी जो बुक है वो रुक जाएगी। यानी कि आपको एक बार फिर से बता दो, इसको फिर से समझते हैं। आपको क्या, आपके पास एक टेबल होगी, सबके पास होगी, ठीक है। उस टेबल में आपको क्या एक बुक रखनी है, बुक कॉपी कुछ भी, ठीक। तो जैसे आप उसको रखोगे उसको आपको क्या एक राइट साइड की तरफ उसको क्या पुल करना है, एकदम फोर्स लगा के उसको आगे को फेंकना है, तो वो आगे जाएगी। तो जो हमारी टेबल है वो क्या उसको पीछे की तरफ पुश करेगी, यानी कि उसको लेफ्ट साइड को पुश करेगी। और जो हम बुक है उसको अगर हम लोग लेफ्ट साइड को पुश फेंकेंगे तो हमारी जो टेबल है वो उसको लेफ्ट साइड को राइट साइड को उसको फेंकेगी। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन।
Does the distance covered depend on the nature of the yeah, sorry, in which case is the distance covered the minimum? Why is the distance covered by the pencil cell different every time? Try to reason why, discuss the result. तो क्या होता है कि यहाँ पे एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को पहले हम लोग पढ़ते हैं। पहले हमारी जो 9.2 एक्टिविटी है उससे हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक, पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस, यू नीड टू अप्लाई सम फोर्सेस, नोट डाउन द रीडिंग on the spring balance when the brick just begin to move. It gives you a measure of the force of friction between the surface of the brick and the floor. Now wrap a piece of polythene around the brick and repeat the activity. Do you observe any difference in the reading of the spring balance? What might be the reason over the table? Make sure अब हम जो हमारी एक्टिविटी फॉर द what might be the reason for the for this difference? Repeat this activity by wrapping a piece of jute bag around the brick. वॉट डू यू ऑब्जर्व? तो क्या होता है कि ये जो हमारे पास एक ये मीटर है, इसको स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको एक ब्रिक को एक रस्सी से बांध लेना है और उसके बाद इसको ऊपर लेना है। तो वो जो ईंट है हमारी ब्रिक, वो क्या ऐसे झूलने लगेगी। फिर इसको क्या आपको रस्सी को एक जूट बैग से बांधना है। उसके बाद आपको क्या पता लगाना है कि इसमें फिर बाद में होता क्या है। अब हमारी एक्टिविटी है 9.3, तो इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। मेक एन इंसिलेंट place on a smooth floor or on a table. You may use wooden board supported by bricks or books. Put a mark with a pen at any point A on the inclined plane. Now let a pencil cell move down from this point. How far does it move on the table before coming to rest? Note down the distance now spread on a piece of cloth over the table. Make sure that there are no wrinkles in the cloth. Try the activity again. Repeat this activity by spreading a thin layer of sand over the table. Maintain the same slope throughout the activity. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको क्या एक बुक्स रख लेनी है, तो ईट रख लेनी है। उसके बाद आपको क्या एक वुडन प्लेन रख देना, जिसको क्या आप मार्क ए लिखेंगे उस प्लैंक के ऊपर। फिर वहाँ पे आपको पेंसिल या तो एक सेल रखना है। उसके बाद आपको क्या एक टेबल रखनी है, मतलब कि ये एक टेबल के ऊपर करना है। और उसके बाद जब आप इसमें सेल को वहाँ से छोड़ेंगे तो वो जो सेल है वो आगे जाएगा और जो डिस्टेंस होगा वो काफ़ी दूर तक होगा। फिर उसके बाद आपको क्या एक क्लॉथ रखना है, कपड़ा। और आपको देखना वो कपड़ा कैसे सुकड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम स्मूथ होगा और स्मूथ होना चाहिए। और जब वो आप वहाँ से उस सेल को छोड़ेंगे तो क्या वो कम दूरी तक जाएगा। और इसे क्या इस एक्टिविटी को आपको इंक्लाइन करना है। इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम? वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम? टू ट्राई टू रीजन वाई, डिस्कस द रिजल्ट। तो क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो डिस्टेंस है जो कि किस 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 पॉइंट में, मतलब किस तरीके से जो सेल है वो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसको आपको पता लगाना और जो उसका रिजल्ट है उसको डिस्कस करना है। डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच द सेल मूव्स? कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल ऑल्सो अफेक्टेड द डिफरेंस ट्रेवल्ड बाय it? Friction is caused by the irregularities on the two surfaces in contact. Every those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them. Irregularities on the two surfaces lock into one another. When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking. On rough surfaces, there are a larger number of irregularities, so the force of friction is greater if a rough surface is involved.
तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो अभी बताने जा रहा हूँ। तो जो फ्रिक्शन होता है वो होता है इरेगुलरिटीज, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट में अगर आप फ्रिक्शन लगाएंगे तो वो फ्रिक्शन होता है उसकी इरेगुलरिटीज, और इरेगुलरिटीज के ही वजह से क्या उसमें पता चलेगा कि इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है कि कम है। तो इरेगुलरिटीज क्या होता है? इरेगुलरिटीज हम लोग एक तरह से रफनेस भी कह सकते हैं, जैसे कि रोड। अब आप किसी भी सीमेंट उसमें रोड में जाएंगे तो उसमें क्या बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज होगी, और इरेगुलरिटीज उसमें ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और अगर उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो चीज़ें बहुत जल्दी रुक जाएंगी। अब जैसे कि आ, अब जैसे आपने क्या एक बुक को रोड में ऐसे पुश करा, तो वो जो बुक है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि रोड में बहुत सारी इरेगुलरिटीज मतलब रफनेस। अब इधर आप देख सकते हैं, ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें जो ब्लू वाला है वो है सरफेस ऑफ बुक, और जो ग्रे वाला है ब्राउन वाला वो है सरफेस ऑफ टेबल। तो टेबल में क्या, ये देखो आप लोग देख पा रहे हो काफ़ी ऊंचा ऊंचा ये बना होगा, ये आपको ये कुछ दिख रहा होगा। तो ये क्या होता है? ये इरेगुलरिटीज यानी कि ये है रफनेस, ये है खुरदरापन जो कि टेबल में होता है, और इससे भी ज़्यादा खुरदरापन कहाँ, रोड में होता है। तभी जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारा टायर स्किड करके बहुत ही जल्दी रुक जाता है। तो इसकी वजह से क्या हमारा फ्रिक्शन ज़्यादा या कम हो सकता है। अगर इसमें इरेगुलरिटीज बिल्कुल भी नहीं होगी तो जो हमारी बुक है वो बिल्कुल घिसती चली जाएगी, वो अपने मन से रुकेगी। लेकिन इसमें इरेगुलरिटीज ज़्यादा होती तो इसकी वजह से क्या ये तुरंत रुक जाती है। We see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces. It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are passed harder. You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it, when a person is sitting on it. Recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another. If you have no such experience, get the experience now. What is easier, to move the box from rest or to move it when it is already in motion? The force required to overcome friction at the instant an object start moving from rest is a measure of static friction. On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is measure of sliding friction. When the box starts sliding, the contact points on its surface do not get enough time to lock into the contact point of the floor, so the sliding friction is slightly smaller than the static friction, and you find it somewhat easier to move the box already in the motion than to get it start. तो क्या होता है फ्रेंड्स कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो फ्रिक्शन होता है वो होता है इरेगुलरिटीज़ की वजह से, यानी कि मतलब कि इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़, यानी कि जो इरेगुलरिटीज़ होती है, जो रफनेस होते हैं वो क्या दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या इंटरलॉक कर लेती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता है, और उसकी वजह से क्या कोई भी जैसे कोई सा भी मोशन नहीं होता। अब कोई सा भी मोशन नहीं होता। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें काम दिया जा रहा है कि आपको एक बॉक्स लेना है या कोई भी चीज़ लेनी है जो कि एक तो मोशन में है, यानी कि वो आगे चल रही, उसको आपको और धक्का देना है, और उसके बाद आपको एक जगह रख करके उसी चीज़ को फिर से उसमें क्या धक्का देना है, और आपको बताना है कि किसमें आपको डिफ़िकल्टी हो रही है मूव करने में।
और फ्रेंड्स इसमें क्या एक और बता रहे हैं कि आपको अपना जो एक्सपीरियंस है उसको रिकॉल करके एक हैवी बॉक्स को भी फिर से क्या उसमें मूव कराना है, और उसके बाद आपको फिर अपना एक्सपीरियंस जो है उसे रिकॉल करना है, और रिकॉल करने के बाद उसको लिखना है। फिर क्या होता है कि जो फोर्स होते हैं, फोर्स रिक्वायर्ड होता है ताकि जो फ्रिक्शन है उसको क्या ओवरकम करा जा सकते, ओवरकम करा जा सके। कैसे वो ओवरकम ऐसे हो सकता है जैसे कि एक फोर्स होता है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब कि एक फ्रिक्शन होता है जो कि होता है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम लोगों ने तो अभी फ्रिक्शन के बारे में काफ़ी पढ़ा, लेकिन एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं कि फ्रिक्शन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो पहली चीज़ अगर हम लोग ध्यान करें तो जो फ्रिक्शन है उसका इस्तेमाल हम लोग वहाँ भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई चीज़ है उसको हम लोगों को मूव नहीं कराना है तो उसमें भी क्या वो फ्रिक्शन इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि अब जैसे एक एग्जांपल ले लें, आपने अभी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ा कि बॉल अगर हम लोग साइकिल में ब्रेक अप्लाई करते हैं साइकिल को रोकने के लिए, तो कैसे होता है वो जो अगर हम लोग उसे रोकते हैं तो वो भी किसकी वजह से रुकता है, वो रुकता है फ्रिक्शन की मदद से। और फ्रिक्शन कैसे होता है, जैसे कि जो फ्रिक्शन कैसे होता है, जैसे हम लोगों ने ब्रेक्स अप्लाई करे तो ब्रेक्स की जो ब्रेक्स जैसे अप्लाई करें तो उसमें क्या फ्रिक्शन होगा, किसमें, रोड और टायर के बीच में। और जो रोड है वो अगर हम लोग आगे को जा रहे हैं, जैसे हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन को जा रहे हैं और हमने ब्रेक दबाई तो हमारा टायर क्या स्किड करने लगेगा, और जैसे हम लोग हमारा टायर स्किड करेगा तो जो रोड है वो हम लोगों को नॉर्थ की तरफ नहीं साउथ की तरफ हमें क्या पुश बैक करेगी, और उसमें हम क्या हमारी साइकिल रुक जाएगी। तो फ्रेंड्स उसमें तो ये तो हमने समझ लिया फ्रिक्शन काम कैसे कैसे करता है। और क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे जो फ्रिक्शन होते हैं वो टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट on objects start moving from rest is measure of static friction। तो क्या होता है कि जो फोर्स होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, और उसमें क्या एक इंस्टेंट ऑब्जेक्ट में स्टार्ट कर दिया जाता है, जहाँ मतलब कि जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है उसको हम लोगों ने फोर्स करा, और उसमें जो फोर्स होते ही क्या उसको हम लोगों ने पुश करा तो क्या वो एक स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। दूसरा क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो क्या होता है कि जो फ्रिक्शन होता है जिसे हम लोगों ने पुश करा, यानी कि एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है उसको हम लोगों ने पुश करा और वो स्लाइड कर रहा है तो वो क्या, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हुआ। और जो तीसरा है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि होता है व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेसिस्टेंस और टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। यानी कि अभी ये बॉक्स है ये जा नहीं रहा, अभी इसको हम लोग क्या एक स्फीयर बना देते हैं और उसके बाद इसको धक्का देंगे तो ये क्या रोल होते होते क्या ये अपनी डेस्टिनेशन में इसको हम लोग पहुंचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें टोटल 3 टाइप के फ्रिक्शन थे जो कि हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रिक्शन अननेसेसरी एवल। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर experiences। इज इट easier टू होल्ड अ कुल्हड़ earthen pot or a glass tumbler? Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a thin layer of cooking oil on it. Would it become easier or more difficult to hold it? Just think, would it be possible to hold a glass at all if there is no friction? Recall also how difficult it is to move on a wet muddy track or wet marble floor. Can you imagine being able to walk at all if there were no friction? You could not write with pen or pencil if there were no friction. When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles which stick to
the blackboard. Could it happen if there were no friction between the chalk and the board? If one object started moving, it would never stop if there were no friction. Had there been no friction between the tires of the automobiles and the road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. You could not fix a nail on the wall or tie a knot without friction. No building could be constructed. On the other hand, friction is an evil too. It wears out the materials, whether they were screws, bearing, or soles of shoes. You must have seen worn out step of foot over bridges. At railway station, friction can also produce heat. Vigorously rub up palms together for a few minutes. How do you feel when you strike a matchstick against the rough surface? It catches fire. You might have observed that the jar of a mixture become hot when it is run for a few minutes. You can cite various other examples in which frictions. तो क्या होता है कि हम जो टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल, यानी कि फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन वो क्या एक हमारे लिए क्या है, खतरा भी है, एविल भी है। कैसे? तो देखो, आप लोगों ने जो एक अर्दन पॉट यानी कि एक मिट्टी का घड़ा जो होता है उसको तो बनते हुए देखा ही होगा। वो कैसे फ्रिक्शन से बनता है, मतलब कि उसको क्या मिट्टी होती है, उसको क्या हम लोग वो लोग हाथ से क्या उसे आकार देते हैं, और वो क्या फ्रिक्शन की मदद से ही होता है। तो फ्रेंड्स, इस वाले टॉपिक में हम लोग दो चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या कि एक तरफ फ्रिक्शन हमारे लिए काफ़ी अच्छा भी है और दूसरी तरफ फ्रिक्शन हमारे लिए काफ़ी नुकसान भी हम लोगों को दे सकता है। तो पहले हम लोग उसके अच्छा जानते हैं कि वो हमारे लिए क्या अच्छा, मतलब कि उसकी वो फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा कैसे है। तो देखिए, हम लोग अभी स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं वो क्या हम लोगों को ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते हैं। अब वो ब्लैक बोर्ड में किससे लिखते हैं? वो ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड में लिखते हैं चौक से। तो जो चौक है और ब्लैक बोर्ड है, इनके बीच में क्या फ्रिक्शन होता है, और इस फ्रिक्शन की मदद से ही जो हमारे टीचर हैं वो ब्लैक बोर्ड में या ग्रीन बोर्ड में लिख पाते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अभी हम लोग क्या अपनी पेंसिल से ड्राइंग या हम लोग पेंसिल से लिखते हैं, तो जो पेंसिल की निप है ग्रेफाइट और जो हमारी कॉपी के जो पेजेस हैं उनके बीच में भी क्या फ्रिक्शन होता है, जिसकी मदद से क्या हम लोग लिख पाते हैं। ये हो गया हमारा ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कि जब हम लोग चलते हैं, हमारा वही जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करा था वही वाला पॉइंट, कि जब हम लोग साइकिल चलाते हैं और ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो हमारी साइकिल है वो रुकती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की मदद से वो रुकती ही है, फ्रिक्शन की मदद से। ये हो गया हमारे कुछ अच्छे पॉइंट्स। दूसरी साइड जिसमें फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा नहीं है वो ये है कि आप लोगों ने कभी ये तो करा होगा कि अपने हाथ को दूसरे हाथ से ऐसे रब करा होगा, तो इससे क्या आपको क्या एक हीट मिलती है। तो ये तो आपको अच्छा लगता होगा। अभी ठंडी के दिन चल रहे, आप लोग रोज करते होंगे तो आपको क्या काफ़ी अच्छा लगता होगा। दूसरी चीज़ ये कि जब आप लोग कहीं रोड में अगर चलते हैं, अगर आप किसी नंगे पैर रोड में चले जाएंगे तो क्या आपके पैर घिस जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। आप लोगों ने देखा होगा आपके जो शूज़ होते हैं उनके जो सोल होते हैं वो क्या कटने लगते हैं या वो क्या घिसने लगते हैं। क्यों घिसते हैं? वो घिसते हैं फ्रिक्शन की मदद से, क्योंकि आप इतना चलते हो, आपके क्या पैर के जो आपका शूज़ के जो सोल होते हैं और जो रोड होती है उसके बीच में क्या फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से आपके जो शूज़ का सोल है वो क्या घिसता है।
कार के टायर या जो कार्स होती हैं उनके भी टायर घिस जाते हैं। क्यों घिस रहे हैं? क्योंकि वो फ्रिक्शन की वजह से ही कार के टायर घिस रहे होते हैं। फिर एक और पॉइंट कि जब हम लोग माचिस को मैच स्टिक को किसी रफ सब्सटेंस में ऐसे घिसते हैं तो वो तुरंत आग पकड़ लेती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा है और हमारे लिए वो खराब भी है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज desirable in some situation. Have you ever thought why the sole of your shoes is grooved? It is done to provide the shoes better grip on the floor so that you can move safely. Similarly, the treaded tires of cars, trucks, and bulldozers provide a better grip with the ground. We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of cycles and automobiles. When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheels, but when you press the brake levers, these pads arrested the motion of the rim due to the friction. The wheel stopped moving. You might have seen the kabaddi players rub their hands with soil for a better grip of their opponents. Gymnasts apply some coarse substance on their hands to increase friction for better grip. In some situations, however, friction is undesirable and we would want to minimize it. Why do you sprinkle fine powder or the carom board? You might have noticed that some are few drops of the oil are poured on the hinges of the door moves smoothly. A bicycle and a motor mechanic use grease between the moving parts of these machines. In all the above cases, we want to reduce friction in order to increase efficiency. When oil, grease, or graphite is applied between the moving part of a machine, a thin layer is formed. There are moving surfaces do not directly rub against each other. Interlocking of irregularities is avoided to a great extent. Movement becomes smooth. The substance which reduce friction are called lubricants. In some machines, it may not be advisable to use oil as lubricant, and air cushions between the moving parts is used to reduce फ्रिक्शन। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि आप लोगों ने देखा होगा अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा इसके पहले वाले टॉपिक में कि जो फ्रिक्शन होता है वो कई जगह इस्तेमाल होता है फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए, लेकिन कई जगह क्या होता है कि फ्रिक्शन कम करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मतलब कि फ्रिक्शन कई जगह बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप लोगों ने टायर देखे होंगे कई सारे कार के, बाइक के, बुलडोज़र के, ट्रक के, ट्रैक्टर्स के, तो उसमें क्या एक बहुत ही ग्रिप निकली रहती है। जैसे कि आप अभी ट्रैक्टर के टायर देख पा रहे होंगे तो इसमें बहुत ही बड़े बड़े ग्रिप्स निकाल रखे हैं। क्यों निकाल रखे हैं? ताकि जो इसमें फ्रिक्शन है वो बढ़ सके और जो ट्रैक्टर है वो कहीं भी ना फंसे और वो आसानी से निकल सके। आप लोगों ने फुटबॉल खेला होगा, फुटबॉल के जो शूज़ आते हैं स्टेट्स, तो उसमें भी आपने ग्रिप के लिए काफ़ी बढ़िया मतलब कि उसमें भी उसके जो सोल होते हैं उसमें स्पाइक्स निकले रहते हैं। वो स्पाइक्स क्यों होते हैं? ताकि उसमें फ्रिक्शन बढ़ सके और जो घास है, मिट्टी है, उनमें जूते फंसे ना और हम लोग फुटबॉल आसानी से खेल ले। तो ये सब फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग ब्रेक मतलब कि साइकिल्स में ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो ब्रेक्स के जो पैड्स होते हैं, छोटे छोटे ब्रेक के पैड्स, उसे जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो जो साइकिल की जो रिम होती है उसमें
उसमें क्या वो अटैच होते हैं, और जैसे हम लोग ब्रेक का लीवर दबाते हैं वो क्या वो तुरंत रिम को पकड़ लेते हैं, और रिम को जब दबाते हैं तो उससे क्या हमारा टायर रुकता है। हमारा टायर को नहीं, वो टायर के कांटेक्ट में नहीं रहते, वो टायर के कांटेक्ट में नहीं रहते, वो कहाँ रहते हैं, वो रिम के कांटेक्ट में रहते हैं। और क्या आप लोगों ने कई बार कुछ लोगों को देखा होगा, जैसे कबड्डी प्लेयर्स को, वो मिट्टी को अपने हाथ में क्या रब करते हैं, उससे क्या होता है कि जो फ्रिक्शन होता है वो बढ़ जाता है और वो अपने ओपोनेंट्स को क्या आसानी से पकड़ लेते हैं। या जिमनास्ट्स को देखा होगा जो जिम करते हैं, वो भी क्या वो एक टाइप का कोर्स होता है, सब्सटेंस होता है जिसको हाथ में लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जो फ्रिक्शन होता है वो बढ़ जाता है और उनको क्या फ्रिक्शन बढ़ जाता है, उनको क्या एक बेटर ग्रिप भी मिलती है। लेकिन ये तो हम लोगों ने देख लिया कि फ्रिक्शन बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ जगह जो फ्रिक्शन लोग होते हैं वो फ्रिक्शन को कम भी करते हैं। कैसे? मिनिमाइज कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कभी ना तो कभी तो कैरम बोर्ड खेला ही होगा, कैरम। तो कैरम बोर्ड में जो होता है वो क्या कभी कभी ज़्यादा रफनेस आ जाती है, उसकी वजह से क्या फ्रिक्शन ज़्यादा होने लगता है, तो जो हमारा स्ट्राइकर है वो आगे बढ़ ही नहीं पाता ज़्यादा दूर तक। तो हम लोग क्या एक बहुत ही थिन पाउडर उसमें छिड़क देते हैं और उसको क्या रब कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उसकी इरेगुलरिटीज होती है वो कम हो जाती है और जो हमारा स्ट्राइकर वो अच्छे से एकदम उसमें फिसलने लगता है, जिसकी वजह से क्या उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है, वो क्या एकदम स्मूथ हो जाता है। और कभी कभी देखा होगा कोई डोर होता होगा, डोर गेट, और उसके हिंजेस पे आप लोग क्या ऑयल डाल देते हो, क्यों? क्योंकि उससे क्या उसमें का फ्रिक्शन कम हो और वो क्या आसानी से यानी स्मूथली खुल जाए, बंद हो जाए। और क्या, और आपने देखा होगा जो मैकेनिक्स होते हैं वो क्या वो जैसे ब्रेक है तो वहाँ पे क्या वो जहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा होता है वहाँ क्या ऑयल डाल देते हैं, जिससे क्या फ्रिक्शन कम हो जाता है और क्या हमारी साइकिल्स या हमारी व्हीकल्स स्मूथली बढ़ने लगती है। और आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने क्या ल्यूब्रिकेंट्स का भी इस्तेमाल करने लगे, जो मैकेनिक्स होते हैं वो ल्यूब्रिकेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो सके। लेकिन कई जगह ल्यूब्रिकेंट्स इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मना होता है कुछ व्हीकल्स में। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हेन व्हील्स रिड्यूस्ड फ्रिक्शन। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव सीन अटैचेस द अदर पीस ऑफ लगेज फिटेड विद रोलर्स। इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीसेस ऑफ लगेज। Why is it to it why is it so? Let us find out. When one body rolls over the surfaces of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. Rolling reduces friction. It is always easier to roll than to slide a body over another. That is the reason it is convenient to pull luggage fitted with rollers. Can you now understand why the wheels is said to be one of the greatest invention of mankind, since the rolling friction is smaller than the sliding friction? Sliding is placed in most machines by rolling by the use of ball bearings. Common examples are the use of ball bearings between hubs and the axle of ceiling fans and bicycles. तो क्या होता है फ्रेंड्स कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बैग्स आते हैं जो कि क्या उनमें टायर्स लगे रहते हैं। वो क्यों लगे रहते हैं? टायर्स इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि जो पहिए होते हैं टायर्स वो क्या फ्रिक्शन को क्या एकदम रिड्यूस कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब आपको क्या कुछ नहीं, एक बार फिर से चलना है कहाँ ऊपर, जहाँ पे एक बॉय था और वो बॉय बॉक्स को पुल कर रहा था। अगर ये बॉक्स को पुल कर रहा है तो इसको क्या ज़्यादा मेहनत लग रही है, लेकिन अगर इसी बॉक्स के नीचे टायर लगा दिए गए तो टायर लगा दिए जाएंगे तो क्या ये जो हमारा ये जो लड़का है ये क्या इसको ये आसानी होगी उन्हें इस बॉक्स को क्या धक्का देने में, इसको कहीं भी ले जाने में। क्यों? क्योंकि जो अभी हम लोगों ने जब हम लोग 3 टाइप के फोर्स पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने
पढ़े थे क्या, स्टैटिक मतलब कि फ्रिक्शन पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ, तो उसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेसिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है या कोई बॉडी होती है, जब वो रोल कर रही होती है तो उसका जो फ्रिक्शन होता है वो क्या बिल्कुल कम हो जाता है, और कम हो जाता है तो क्या उसमें इरेगुलरिटीज का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और जो हमारा बॉक्स है वो क्या एकदम आसानी से चला जाता है। इसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, और क्या साथ में ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी साथ में हो रहा होता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। You know that air is very light and thin, yet it exerts frictional force on objects moving through it. Similarly, water and other liquids exert force of friction when objects move through them. In science, the common name of gases and liquids is fluids. So we can say that fluids exert force of friction on objects in motions through them. The frictional force exerted by fluids is also called drag. The frictional force on the object is and fluid depends on its speed with respect to the fluid. The frictional force also depends on the shape of the object and the nature of the fluid. It is obvious that when objects move through fluids, they have to overcome friction acting on them. In this process they lose energy. Efforts are therefore made to minimize friction, so objects are given special shapes. Where do you think scientists get hints for these special shapes from nature? Of course, birds and fishes have to move about in fluids all the time. Their bodies must have evolved to shapes which would make them lose less energy is overcoming friction. Look carefully at the shape of an aeroplane. Do you find any similarity in its shape and that of a bird? In fact, all vehicles are designed to have shape which reduce fluid friction. तो क्या होता है फ्रेंड्स कि आप लोगों को पता होगा कि जो लाइट होती है वो काफ़ी क्या पतली होती है, थिन होती है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ऑब्जेक्ट का वो उसी से होकर जाता है। तो इसी तरह जो वाटर होता है, लिक्विड होते हैं, और जो फ्रिक्शन लगता है जो कि कोई बॉडी मूव कर रही होती है, क्या सब में लगता है। एक साइंस में क्या, ये जो गैसेस हो गए, लिक्विड्स हो गए, इनको क्या एक नाम दे दिया गया है, क्या, फ्लूइड्स नाम का। और फ्लूइड्स को जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो कि फ्लूइड्स के द्वारा लगता है उसे क्या, ड्रैग भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है एक ऑब्जेक्ट का वो फ्लूइड में डिपेंड करता है, उसके स्पीड में और उसके रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड पे। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो क्या, उसके शेप पर भी डिपेंड करता है। अब किसी का एकदम एरोनॉटिकल शेप है तो उसमें क्या फ्लूइड फोर्स कम लगेगा, और कोई अगर बॉक्स डिब्बे जैसा शेप हवा में उड़ रहा होगा तो उसमें क्या फोर्स ज़्यादा लगेगा। अब उसमें ऐसा देखें कि जितने पार्ट में आपको हवा लग रही है वहीं पे क्या आपको फ्रिक्शन लग रहा है। अब फ्रिक्शन एक बार आप देखिए, अब आपको एकदम समझना होगा क्या। अब बहुत जोर की हवा चल रही है लेफ्ट तरफ, ठीक है, और आप एरोप्लेन से जा रहे हो और एक एरोप्लेन उड़ रहा है राइट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड को हवा जा रही है और एरोप्लेन राइट यानी कि उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो क्या उसमें जो फोर्स है वो क्या ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि वो क्या उल्टा जा रहा है पूरा एरोप्लेन, और उसमें क्या ज़्यादा फ्यूल लगेगा, ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन अगर हवा भी राइट साइड को जा रही है और प्लेन भी राइट साइड को जा रहा है तो क्या जो इस एरोप्लेन है उसमें क्या कम फ्रिक्शन लगेगा, और जो एरोप्लेन है वो क्या जल्दी से जाने लगेगा, तेज दौड़ने लगेगा। क्यों, क्योंकि ये एक फ्रिक्शन की मदद से होता है, क्या, फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग फ्रिक्शन की मदद से ही होता है। तो ये जो बर्ड्स होती हैं इनका भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो बर्ड्स होती हैं इनका भी जो
शेप होता है वो क्या एरोनॉटिकल्स होता है, और इन्हीं को देख करके जो एरोप्लेन्स है उनका भी शेप ऐसा ही बनाया गया है। तो आप लोगों ने एक चीज़ तो देखी होगी, आप लोगों ने वो सॉफ्ट टॉप वाली कार्स तो देखी होंगी। अरे वो वाली कार्स जो कि जिनमें छत खुल जाती है, तो उसमें क्या होता है कि अगर उनकी छत खुल जाएगी तो लेकिन उसमें जो आगे का शीशा होता है वो तो लगा ही रहता है। क्यों लगा रहता है? अगर वो आगे का शीशा हटा देंगे तो सारी हवा जो है वो क्या है, वो कार के अंदर आने लगेगी, और कार के अंदर जब आएगी तो उसमें क्या फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, और फ्रिक्शन लगेगा तो उसमें क्या फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा। इसलिए क्या होता है कि जो विंड शील्ड होती है, कार के आगे वाला जो शीशा होता है उसे लगाया जाता है, और उसको भी क्या थोड़ा टिल्ट करके लगाया जाता है ताकि हवा आए और उस पर ऊपर उड़ जाए। अगर उसको एकदम सीधा लगा दिया जाएगा तब भी क्या उसमें उतना ही फोर्स लगेगा। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, फ्लूइड, क्या पानी को भी फ्लूइड कहते हैं। तो फिश जो होती है वो क्या एकदम सीधे नहीं जाती हैं, उनका भी जो शेप होता है वो क्या एक एरोनॉटिकल होता है, यानी कि एकदम सीधे जाने वाला। और वो क्या वो एकदम सीधे नहीं, वैसे ऐसे टेढ़े टेढ़े होकर के जाती है, यानी कि उनकी बॉडी पूरी मूव करती है, जिसकी वजह से उनमें ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लगता। फ्रिक्शन तो लगता है लेकिन ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लगता। अगर ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा तो क्या वो ज़्यादा दूर तक जा ही नहीं पाएंगे और थक जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के कीवर्ड्स है उसे हम लोग थोड़ा रीड कर लेते हैं। बॉल बेयरिंग, ड्रैग, फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, इंटरलॉकिंग, ल्यूब्रिकेंट्स, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसके जो कीवर्ड्स थे वो भी हम लोगों ने रीड कर लिए। अब जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।